जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज कल हम लोग देखे थे हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। आज देखेंगे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी होगा क्योंकि आपको एग्जाम में एनसीईआरटी पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप तक तो आसानी से पहुँच ही जाएगा जब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज देखने वाले हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है चलिए देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश में है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। देखिए पहला प्रश्न यही है आपका कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश में है। कौन महादेश में भाई जी? तो यूरोप महादेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और सेकंड के आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न में बोला गया कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। आप लोगों को तो पता होगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन जो हुआ था उसमें फिर से कौन वंश को लाने के लिए मतलब ये सम्मेलन किया गया था, आपको पता होना चाहिए। जब आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको यदि उत्तर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, नहीं तो हम इसका उत्तर करते हैं। देखिए कहा गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो किस कांग्रेस या जो वियना कांग्रेस जो किसका स्थापना किया था, तो किया था ये बुर्बो वंश का। किसका किया था? बुर्बो वंश का पुनः स्थापना किया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि बुर्बो वंश का ये क्या वियना कांग्रेस क्या किया था, तो पुनः स्थापना फ्रांस में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जर्मनी का संबंध किस मेजनी का संबंध किस संगठन से था। हम जर्मनी का संगठन बोल रहे थे, नहीं। क्वेश्चन आपसे बोला गया कि मेजनी जो थे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ये आपको तो पता होगा। तो इटली के एकीकरण के में जो एक मेजनी व्यक्ति थे उनको किस संगठन से संबंध था, कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। आपको ये तो एकदम सब याद रख ले होगा कि ये कौन संगठन के सदस्य थे, तो कार्बोनरी संगठन के सदस्य थे। ठीक है, कार्बोनरी संगठन के ये क्या थे? सदस्य थे। आपको याद होना चाहिए ये। उसके बाद थोड़ा सा मेजनी से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में किए थे और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किए थे। ये आपको बात याद रखना है साइड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 को आप फटाफट आंसर कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए प्रश्न 4 में कहा गया कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। मतलब जब इटली और एकीकरण का मतलब जर्मनी और इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो कौन उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा था, कौन सा देश उत्पन्न कर रहा था बाधा, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ये आपको बताना है कौन था। तो फटाफट आप बताइए। इस एगो देश था ऑस्ट्रिया था, एक देश था ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था जो इसके विरुद्ध था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कही बढ़िए, कहा है आपसे क्वेश्चन कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था। मतलब कौन सा पद था जिसके लिए काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने मतलब बैठाया था, किस पद पे बैठाया था। और ये तो आपको याद रखना है कि ये जो बैठाया था प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। कौन मंत्री के पद पर बैठाया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। ठीक है, आपको करेक्ट उत्तर ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 आप ना जाने कितना बार याद कर चुके होंगे, है कि नहीं। उस सूत्रों में पूछेगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या है, तो आप बता दीजिएगा नाविक था। उस सूत्रों में कोई पूछ देगा था, है कि नहीं, कहीं भी रहेंगे कोई पूछ देगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, आराम से बता सकते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। उसके बाद आगे देखिए, आगे कहा गया कि जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति था जो इसका क्या था, तो
स्थापना किया था। जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि जेलेवरीन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? जेलेवरीन एक संस्था थी, वो किसकी संस्था थी? ये आप बहुत बार इसको भी याद किए होंगे। तो ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है, व्यापारियों की थी। इसका स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा कि इसका स्थापना पर्सा किया था। पर्सा एक देश का नाम है जो स्थापना किया था। जेलेवरीन एक संस्था है उसका, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि फुल्ली बेस्ड जो है एनसीईआरटी पर है, एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट करते रहिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 9 से, और प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं और इसका आप लोग उत्तर कीजिएगा। देखिए कहा गया आपसे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी रक्त एवं लौह का नीति जो था ये मतलब जर्मनी में हुआ था। आपको तो पता ही होगा कौन किए थे, उनका नाम भी आप लोग जानते होंगे कि रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किए थे बिस्मार्क। कौन किए थे? बिस्मार्क, ठीक है। आपको याद रखना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कौन किए थे? तो बिस्मार्क किए थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे कहा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि जो था किस वर्ष हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था आपको याद रखना है कि 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़िए। कहा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग भी मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है हमारे पास कि हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई हमको आकर बतलाता है कि ऐसे पढ़िए, तो हमको अंदर एक जुनून आता है, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसी प्रकार से एक देश था यूरोप, उसके लिए जो ज्ञान और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था, कौन देश रहा था? किस देश से यूरोप सीख रहा था? तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो था सीख रहा था यूनान से। किससे सीख रहा था? यूनान से, ठीक है। आपको याद रहेगा कि यूनान एक देश था जिसका मतलब विज्ञान और ज्ञान इसके लिए प्रेरणा स्रोत रहा यूरोप के लिए। उसके बाद आगे बढ़िए। कहा कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एड्रियानोपोल की संधि, कभी कभी इसका डेट पूछ देता है, तो डेट आपको याद रखना है कि 1829 में हुआ था। और किस देश के साथ हुआ था ये आपको सबसे मायने एकदम जरूरी है कि आपको किस देश के साथ हुआ था ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो किस देश के साथ हुआ था? तो याद आपको रखना है कि तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की के साथ हुआ था। उसके बाद देखिए हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट है। याद ये भी रखना है, हंगरी की राजधानी भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? किस वर्ष में वियना सम्मेलन हुआ था ये आपको बताना है। तो वियना सम्मेलन जो आपका हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण जब फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था उसी टाइम हुआ था 1871 ईस्वी में, ठीक है। इटली का एकीकरण भी उस टाइम हो चुका था, यानी इसी संधि के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में पढ़िएगा यूनान की स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? यूनान जो देश था उसका स्वतंत्रता कब मिला? तो उसको जो स्वतंत्रता मिला था 1832 ईस्वी में मिला था। किस देश मतलब कब मिला था? 1832 ईस्वी में मिला था। और कई प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है, तो वो प्रश्न को हमको लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीवीआई जो दृष्टिकोण था, वीवीआई एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हम ले चुके हैं, ठीक है। तो इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट करिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करते रहिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो ये बेस्ट जो क्वेश्चन पूरा है एनसीईआरटी बेस्ट है। आप एनसीईआरटी किताब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है जब ये इतना ऑब्जेक्टिव 16 को आप याद कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नया चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।